आज की बेटा जो मेन हेडिंग है, आज की जो मेन हेडिंग है वो आपकी क्या आ रही है? बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे स्पेलिंग में गड़बड़ है, इसको सही कर लेना। पूरा सेंटेंस क्या है? बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहां पे बेटा ये क्यों बोला गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम? अब पॉइंट ये है बेटा, बोहर ने स्टडी किया, खूब बढ़िया स्टडी किया, खूब बातें बता दी, लेकिन वो ज्यादातर बातें उसने किसको मान के बताई? हाइड्रोजन के लिए बताई। बुक्स में भी जो पूरी की पूरी थ्योरी है ना, वो किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन की खास बात कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके आसपास बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और हाइड्रोजन है उसके अंदर एक प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक ही होंगे। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ गए? ओके। लेकिन जो अदर आइटम्स हैं, अदर आइटम्स में न्यूक्लियस है। अब मान लो हीलियम है, हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? दो। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? दो होंगे। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं? मान लो दो कर रहे हैं। कोई और होता, हाइड्रोजन के बाद किसने आना है? लिथियम आएगा। हाइड्रोजन के बाद तीसरे एटॉमिक नंबर वाला कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स भाई? तीन। तो उसके आसपास बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? तीन ही होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में दो, अगले में कितना बच गया? एक। जल्दी बोलो, जो पॉइंट बोल रहा हूं समझ में लग रहा है कि नहीं? ये सिचुएशन है। अब अगर बेटा ये है, इसमें ये बता बोलेगा, मतलब जो कंसेप्ट यूज किया उसमें यूज किया कि भाई इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉइंट को समझना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये अट्रैक्शन ठीक है, इसके कारण इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला, घूम रहा है, ठीक है, सब सही है, यहां पे सब कुछ वैलिड है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बजाय ये कोई और होता, तो न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। अगर इंटरेक्ट कर जाएं, या ये दो इलेक्ट्रॉन और साथ में ये भी इसके साथ क्या कर सकता है? इंटरेक्शन कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, उससे सारी थ्योरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। हम पूरी की पूरी डिस्कशन सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसके कारण घूम रहे हैं? न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहा है। बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं? अगर भाई न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन में ऐसा कोई पंगा नहीं था। न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, सारी थ्योरी पूरी तरह से वैलिड। बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? इसमें पूरी तरह से वैलिड नहीं है, किसी ने आर्गुमेंट कर दी कि यार ये भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फिर तो फोर्स चेंज हो जाएगा, फिर सारे के सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो फिर किसी ने बोला यार ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, या फिर किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या हो गया? एक हीलियम है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दें, तो ये He प्लस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जल्दी बोलो। अब He प्लस क्या हुआ? He प्लस में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भले ही दो प्रोटॉन है, 2 ही चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कितना बचा? एक ही बचा ना। जब एक ही बचा तो फिर से वही कहानी होगी, बीच में न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, सारी की सारी स्टोरी चलती रहेगी। कोई ये पॉइंट समझ पाया जो मैंने बोला? इसको हाइड्रोजन लाइक बनाना हो तो इसके दो इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? निकलवाने पड़ेंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर इसके निकल जाए तो फिर से वही बात, भले ही इसके अंदर बेटा 3 ही चार्ज है न्यूक्लियस पे, लेकिन कहानी फिर वही हुई, न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। तो Li2 प्लस, ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक एटम। ये भी क्या हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम। ये तो फिर हाइड्रोजन है ही है। बोलो, अभी अभी जो पॉइंट बोला गया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? तो पॉइंट है जी ये कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी जो आप पढ़ते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये रेडियस है, ऐसा है, वैसा है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इसलिए हमारी हेडिंग ही क्या है? बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। जल्दी बोलो, स्टार्ट करें। स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो अभी हेडिंग का मीनिंग ही समझाया कि बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। आगे बढ़े, बोल दो यार, बोला करो थोड़ा सा, आगे बढ़े। ओके। अब इस पूरी थ्योरी में
चार मुद्दे हैं हमारे पास। एक हमने क्या निकालना है, रेडियस, ठीक है, कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पे हमने कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड। तीसरे नंबर पे कैलकुलेट करना है हमने उसका टाइम पीरियड। और चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो चार मुद्दे होंगे, कैलकुलेशन आएगी, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन भी आएगी। ज्यादा जरूरी हमारे लिए रिजल्ट्स रहेंगे क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, बट मैं सारे के सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बीच बीच में कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप अपना कैलकुलेटर भी रेडी रख लेना जी। तो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सबसे पहले चार पॉइंट मैंने बोला है, हेडिंग डाल लो, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। चार पॉइंट निकालेंगे, चार चीजें कैलकुलेट करनी है, जिसमें सबसे पहले क्या आ गया बेटा, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। थोड़ा सा अगर मैं फास्ट चलूं तो भाई बोल देना, क्योंकि आज की क्लास भाई मैं एक्सटेंडेड लगाऊंगा। एक्सटेंडेड मतलब कम से कम भी 10 से 15 मिनट, 3-15 मिनट तक, 3:15 तक ये क्लास जाएगी, क्योंकि आप टाइम से स्टार्ट नहीं करवाते हो। आज मुझे ये काम खत्म करके ही निकलना होगा, क्योंकि चार पॉइंट्स है बेटा, चार पॉइंट्स अब डिस्कस करने ही पड़ेंगे। अगर एग्जैक्टली बेटा टाइम पे स्टार्ट हो जाए ना, अब आप लेट आते हो, थोड़ा सा वेट करते रहते हो, उसके कारण हमारा लॉस हो जाता है टाइम का। ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं करते। रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, ध्यान से सुने, इक्वेशन जो आएंगी उसका आगे भी यूज होगा। ये न्यूक्लियस है, वैसे तो हाइड्रोजन के लिए ही बात चलेगी ज्यादा, लेकिन हमने हाइड्रोजन लाइक बोल दिया है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 भी हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर 3 भी हो सकता है। वैसे ये पूरे के पूरे रिजल्ट हर एटम के लिए हम लगाते हैं, पर वैलिड सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए ही है। अभी हमने कोई नाम नहीं लिया, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, Z इंटू ई होगा। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल, Z के इक्वल, तो इस पे कितना चार्ज हो गया, Z इंटू ई। ओके, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है जी। अगर घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, ये इसका ऑर्बिट का रेडियस हो गया r, हमें पता है उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, बात हम कर चुके हैं। तो घूमने के लिए बेटा क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। तो पहली लाइन लिख लो जल्दी से, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन is provided by the electrostatic force of attraction. The centripetal force required for revolution is provided by the electrostatic force of attraction by the nucleus. Electrostatic force of attraction by the nucleus. बोलो, लिख लिया जी, बोला करो। That is जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। r यहां पे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, फिलहाल उसका नाम क्या है, r है। ओके, ये किसके इक्वल बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल, k q1। q1 की जगह इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज E लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फोर्स ही है, तो हमने अभी उसका मैग्नीट्यूड ही लिया है। और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बेटा, ZE डिवाइडेड बाय r², एक r कट गया, यानी ये क्या हो गया, mv² इज इक्वल टू k इंटू Z इंटू E² डिवाइडेड बाय r। जवाब दे दो, सही है, ठीक हो गया। ओके, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, mv² इंटू r इज इक्वल टू k ZE²। ओके, इसको चलो मैंने क्या लिख दिया, सेकंड। मुझे फर्स्ट भी यूज करनी है, मुझे सेकंड भी यूज करनी है, यही मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2। बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मैंने बोला आज लिखने वाला काम है, आज ज्यादा मैं ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंटेड कुछ नहीं आना, मैं ही लिखूंगा, सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, नोट करने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा चैप्टर आज का लेक्चर ही है, समझ, यहीं से हमें क्वेश्चन आने हैं, एग्जाम हो, जो मर्जी एग्जाम हो, नीट हो, बोर्ड हो, जेईई हो, सब में इसमें से क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, आल्सो L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NH बाय 2 पाई। ये क्या है जी आपकी, जिसको हमने बोला था क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोलो, बोला था एंगुलर मोमेंटम अगर इसके घूमने की स्पीड बेटा v हो, रेडियस r हो, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर भी होता है।
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर। कल भी हम यूज इसका कर ही रहे थे, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, m इंटू वी इंटू आर, किसके इक्वल आ गया जी, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेटा इसको लगा लो इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशंस का अच्छा खासा यूज होने वाला जब भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाऊंगा तो इक्वेशन 1 क्या थी, 2 क्या थी, बता देना। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। फर्स्ट मैंने हेडिंग क्या लिखा है, आर। अब देखो बेटा, आर तो यहां से निकला ही पड़ा था, एम वी स्क्वायर नीचे चले जाए तो आर आ ही जाएगा, लेकिन फिर वी फंस जाएगा। वी भी अननोन है। डिफरेंट ऑर्बिट्स में वी की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट ऑर्बिट्स में आर की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मुझे दोनों कैलकुलेट करनी है। जब मैं आर निकालूंगा तो वी नहीं होना चाहिए उसमें, और जब मैं वी निकालूंगा तो आर नहीं होना चाहिए। दोनों वेरिएबल है। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं। वेरिएबल इसमें एन भी है, लेकिन एन को हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। एन तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, वो फिक्स है, वो तो वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। लेकिन आर एंड वी दो वेरिएबल है। जल्दी बोलो, मैंने पॉइंट बोला जो क्लियर हो गया। वैसे तो बंदा कहेगा यार आर यहां से निकले ही पड़ा है, इसको नीचे ले जाओ, आर की वैल्यू होगी, सही बात है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं ना मानेंगे, उसमें वी भी आएगा, लेकिन मुझे वी नहीं चाहिए अपने रिजल्ट में। बोलो ठीक है, आगे बढ़ चलें। ओके, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर मैं इन दोनों को एज इट इज डिवाइड कर दूं, एज इट इज डिवाइड कर दूं, तो आर कट जाएंगे, एक वी कट जाएगा, सिर्फ वी बचेगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। मतलब अगर मैं डिवाइड एज इट इज कर दूं तो मैं वी कैलकुलेट कर लूंगा। सेकंड पार्ट में जब मैं वी कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं इनको एज इट इज डिवाइड करवा दूंगा। बोलो समझ गए। लेकिन पहली हेडिंग मैंने क्या डाल दी हुई है, अब रेडियस वाली डाल दी हुई है, तो मैं क्या करता हूं, सेकंड वाले को स्क्वायरिंग कर देता हूं बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से इसके पास भी वी स्क्वायर है, इसके पास भी क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर दूंगा तो वी स्क्वायर आपके क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। जल्दी बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं। वी स्क्वायर खत्म हो गया, जो भी बचेगा आर में अब वी नहीं आएगा, उसको घुमा फिरा के ऑटोमेटिकली हम आर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बोलो पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। आगे चल के मुझे 1 भी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर भी नंबरिंग लगा रही हुई है, लेकिन यहां मैं क्या यूज करूंगा, 2 और 3 यूज करूंगा। बोलो क्लियर है, समझ गए। तो अगले स्टेप में 2 के बाद क्या लिख लो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, और थोड़ी सी कैलकुलेशन भाई लगेंगी तो थोड़ा देखते रहना। स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, आप अगले स्टेप में स्क्वायरिंग कर लो, मैं स्क्वायरिंग करके डिवाइड इकट्ठे लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, लंबी कैलकुलेशन है, गलत ना हो जाए। इक्वेशन 1 नहीं, सॉरी, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3। ये फर्स्ट थी, ये 2 थी, और ये क्या है आपकी 3 है। ओके, एलएचएस में क्या आएगा, एम वी स्क्वायर कट जाएगा, आर आएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, के जेड ई स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिखा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सेकंड इक्वेशन की एलएचएस, वी स्क्वायर मैंने कटवा दिया हुआ है, क्या बचा सिर्फ एम इंटू आर के जेड ई स्क्वायर। बोलो ठीक है, क्लियर है, ओके है। नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ, इसका क्या किया था आपने, स्क्वायरिंग कर कर फिर डिवाइड किया, स्क्वायरिंग करके डिवाइड किया, वी स्क्वायर आपका जा चुका है, वी स्क्वायर जा चुका है। थोड़ा बोलो रिस्पॉन्स दो, तो वी स्क्वायर जा चुका है। नीचे क्या बचा फिर आपके पास, एम स्क्वायर, साथ में क्या बच गया, आर का स्क्वायर बचेगा ना, आर का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, रब कर दिया, और इसको थोड़ा सा क्या करो, सॉल्व करो। एक आर आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। एक एम भी आपका क्या हो रहा है जी, कैंसिल आउट हो रहा है। ये बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय एम, साथ में क्या रहा है, आर। यहां पे बन रहा है जी आपका के जेड ई स्क्वायर, नीचे बन रहा है बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये नीचे 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई हो स्क्वायर, ऊपर जा रहा है 4 पाई का स्क्वायर। उल्टा कर दो, ये बन रहा है एम इंटू आर इक्वल टू, अब ये बन रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारा नीचे आ रहा है,
के भी, जेड भी, और साथ में ई स्क्वायर भी, साथ में 4 पाई का स्क्वायर भी। दैट मीन्स आर किसके इक्वल आ गया? एन स्क्वायर के नीचे जेड, एच स्क्वायर नीचे के, ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, साथ में आपका क्या आ रहा है जी? एम आ रहा है। बस एक बार ये चेक करना मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी, वो आपने चेक कर लेना, कई बार हो जाती है उल्टा सीधा करते वक्त, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो ठीक ही है, आप अपने हिसाब से भी कर रहे होगे, बोलो जवाब दे दो भाई ठीक ही है। ओके, वैसे तो आपको के की वैल्यू भी पता है। के की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के है 9 इंटू 10⁻⁹। आपको बेटा ई की वैल्यू भी पता है, 4 पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है। ये बताओ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर, क्या वो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब हमने बहुत बार किया, हमने एक वैल्यू को सॉल्व करके 12375 इंटू 10⁻⁻10 बनाकर उसके बाद डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दिया। हमने एक वैल्यू को यूज कर सॉल्व कर 12.27 एंगस्ट्रॉम बना दिया, उसको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दिया। अब बेटा इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो रही होगी, बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? कई बार ये डिराइव करने के लिए आएगा तो आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस और है, मैं आपको फार्मूला याद करवाना चाहता हूँ। पहले हाँ या ना में जवाब दो, यहां तक किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। फार्मूला बड़ा सा बन गया, कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर देंगे, अभी छोटा कर देंगे। तो अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट के यानी 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सब कुछ वैल्यू यहां पर पुट कर दो और इसको क्या कर लो भाई, सॉल्व कर लो। तो ये बनने वाला है एन स्क्वायर बाय जेड, तो आना ही आना है। इट विल बी 0.529 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा? 0.529 इंटू 10⁻⁻10। कभी कभी इसको 0.53 भी लिख देते हैं। ओके, अब क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस यानी डिस्टेंस है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जा सकता है। डिस्टेंस है ना, इट कैन बी रिटन इन एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ हो गई, रेडियस हो गई, सब एंगस्ट्रॉम में लिखे जा सकते हैं। तो इसको बेटा किस में क्या लिख दूंगा मैं? एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा। और अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, साथ में क्या आ गया? एंगस्ट्रॉम। अब ये रिजल्ट्स आएंगे कुछ आज 3-4 क्या आने वाले हैं? रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये रिजल्ट्स आपके टिप्स पे आने चाहिए, ये फिर से टिप्स वाले रिजल्ट है। जवाब दे दो, ये याद हो जाएगा कि नहीं? कभी कभी 0.53 के रूप में यूज होगा और कभी कभी मतलब एग्जैक्टली ये 0.529 है। बोलो पॉइंट क्लियर? रेडियस निकल गया, ओके, नोट भी हो गया। अब मैंने यहां पे इक्वेशन 1 और 2 मिटा दी थी भाई, वो आपको इक्वेशन 1 2 3 फिर से जब जरूरत पड़ेगी मेरे को बतानी पड़ेंगी। ओके, ये लिखने के बाद नीचे लिख दो, नोट डाल के लिखना बेटा। नोट में लिख लो कि क्या हमने देखा बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड फॉर हाइड्रो। ये नोट में लिखना जल्दी जल्दी। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितना ले लेना है? पानी ले लेंगे, तो आर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? एन स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? 0.529 एन स्क्वायर, साथ में क्या आ गया बेटा? एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जैसे जैसे आपका एन बढ़ता जाएगा, एन इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट जिसको बोलेंगे आगे चलकर, एन इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे चलता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, रेडियस भी बड़ा होता जाएगा, तो R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, ये किसके इक्वल आएगा जी? 1:4:9। इस हिसाब से रेडियस का साइज बढ़ता जाता। ओके, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस वैसे भी याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए एन के लिए क्या भर दोगे? 1, तो आंसर आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस वैसे ही बच्चों को याद होना चाहिए, या याद होता ही है, 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, थोड़ा सा होल्ड देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, रेडियस कैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ चलें। ओके, नंबर 2 पे आएगा फिर आपका, जिसको हम कहेंगे
स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जब कर रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड भी होगी। इक्वेशन नंबर 2 लिखवाना बेटा क्या थी, जब आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो फिर से इक्वेशन चाहिए मुझे, तो वी हैव, सेकंड इक्वेशन क्या है जल्दी से बता दो, इट इज mv स्क्वायर आर किसके इक्वल है, के जेड ई स्क्वायर, बस इतनी है। इट वाज इक्वेशन नंबर 2, चलो दोबारा लिख ली मैंने। और थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा, बोलो, m इंटू वी इंटू आर किसकी इक्वल थी, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, बोलो ठीक है। तो एक इक्वेशन 2 थी, एक इक्वेशन 3 थी, आपने दोबारा लिखी और इनको सीधे सीधे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सीधे सीधे डिवाइड करके थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वी निकल आएगी। इसको मैंने सॉल्व किया बेटा जी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे भाई, आर से आर कटेगा, एम से एम कटेगा, वी से वी कटेगा, सब कुछ कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, वी ही बचेगा। तो ये वी बच गया, इक्वल टू इधर क्या बना, के जेड ई स्क्वायर, यहां पे क्या बच गया बेटा, एन इंटू एच, ये चले गया ऊपर ऊपर यानी कि 2 पाई बन गया। अब जो जो चीजें वेरिएबल हैं उनको साइड पे निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट हो सकती है उनको साइड पे निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे लिख दिया जी, v किसके इक्वल, z डिवाइडेड बाय n, ये बन गया k का मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और चलो लिख देता हूं, साथ में आ गया बेटा ई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया h, तो k ई स्क्वायर बाय h, ऊपर एक और वैल्यू है 2 इंटू पाई। ओके, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसमें कोई भी वेरिएबल चीज नहीं बची, अब सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, दिख ही रहा है। जब इसको भी पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसकी आएगी आएगी। ओके, अब इसकी एज इट इज पुट कर कर कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए c से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट है। c से मल्टीप्लाई किया तो c से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो c से मल्टीप्लाई किया, नीचे c से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जल्दी बोलो, समझ गए। अब ये जो क्वांटिटी है ना बेटा, ये केमिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टडी करते वक्त या ज्यादा डिटेल में पढ़ते हुए, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको अल्फा से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 137 आ जाएगी कैलकुलेट कर कर। कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 137 आ जाएगी, जिसको कि बेटा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, मतलब टर्म यूज होती है भाई। तो ये जो रिजल्ट है इसको लिखा जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू जेड बाय एन, इस क्वांटिटी की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा बेटा, अल्फा, ठीक है, साथ में क्या लिख दिया जाएगा, सी लिख दिया जाएगा। या फिर ये फार्मूला आपको v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 137 जेड बाय एन ऐसे भी मिलेगा, यूज होगा कहीं कहीं, यूज होगा। अल्फा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाय 137, ये ऐसे भी मिलेगा, यूज होगा। ज्यादा यूज पहला ही होगा रेडियस वाला, लेकिन अब ये भी चाहिए। ओके, कंफ्यूजन है कोई, के बन गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते तो कंफ्यूजन होती ना, हमने तो पुट ही नहीं की, हमने कहा कि ऐसे करके इसकी वैल्यू आती होती है। आपको मेनली रिजल्ट याद करने हैं, लेकिन मैं शुरू से डिटेल में आकर बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे कि कहां से आ गए। ओके, यहां तक हाँ या ना में जवाब दो कि डन है, यहां क्लियर है, ठीक हो जाएगा। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखोगे कि जो स्पीड है, नोट डाल के लिखा हमने कि जो स्पीड है यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, जेड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आई है बेटा, एन आई है। देखो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे रेडियस बढ़ता जाएगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है सेकंड ऑर्बिट में कम हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में और कम हो जाएगी, फोर्थ में और कम हो जाएगी। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए जेड की वैल्यू क्या पुट कर दी जाएगी, 1 पुट कर दी जाएगी। ओके, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए स्पीड का फार्मूला क्या था, C/137, जेड बाय एन की बजाय क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो इसको यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने जा रहे हैं बेटा हम। नोट हो गया सबका? ओके, फिर से मैंने बोला मुझे बताना होता है किस पे ज्यादा जोर लगाओगे। भाई इन दोनों में से पहले वाले पे ज्यादा जोर लगाओ। 4 पॉइंट बताने हैं मैंने, फर्स्ट और फोर्थ उस पे बहुत ज्यादा जोर लगा के काम करोगे। इनके रिजल्ट याद आने चाहिए। क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं होता है, किसी पे भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ स्टेप जो होगा उस पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर मतलब चीजें याद करनी होगी। अभी इसके बाद खैर अभी क्या आ रहा है, थर्ड स्टेप आ रहा है। थर्ड में क्या कैलकुलेट करना था, मैंने बोला था टाइम पीरियड यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड यानी कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकाल लेंगे उसी को फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ओके, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या रेडियस निकाल रखा है, बोलो बोलो बोलो, क्या फार्मूला बना रखा है, डायरेक्ट यूज कर दूंगा, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड इंटू 10⁻⁻10। देखो इसका यूज करना है ना बेटा, तो एंगस्ट्रॉम की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, 10⁻10 लगा रहा हूं। आगे यूज करना ना, टाइम निकालना है तो इसको 10⁻10 लगा के लिख दिया। बोलो ठीक है। अब ये एसआई में मीटर में। ओके, स्पीड के बारे में क्या बोल रखा है, C/137 Z/n। बोलो सही है। तो ये दोनों आपने कॉपी में लिखे हुए हैं, मेरी पिछली स्लाइड में चले जाते हैं, मुझे वापस ना जाना पड़े, मैंने यहां पे रिकलेक्ट कर ली। ओके, निकालना क्या चाहते हो भाई, टाइम पीरियड। तो अगर न्यूक्लियस के आसपास बेटा आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास स्पीड भी है, उसका ऑर्बिट का रेडियस भी पता लग ही चुका है, तो घूमने का कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड ही होगा। टाइम पीरियड तो अंडरस्टूड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ओके, अब रिलेशंस बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होती है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम किसके इक्वल, टाइम पीरियड के इक्वल। और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2πr कवर किया, तो इसलिए क्या हो गया, 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल T। बोलो ठीक है, दिख रहा है? ओके, कुछ ना करो, जस्ट ये 2π है, पहले T को अलग ही कर देते हैं, T निकाल लेना। T इज इक्वल टू बेटा लिखा मैंने 2π r डिवाइडेड बाय v। T किसके इक्वल आ गया भाई, 2π r की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, 0.529 इंटू 10⁻10। साथ में क्या आ गया, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। बोलो बेटा कोई समस्या? v कहां है, नीचे है। v की जगह जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, c इंटू जेड। ऊपर क्या आएगा, 137 इंटू n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब इसकी मैं एक, जैसे मैंने एक ट्रिकी रिजल्ट दिया ना 0.529 c, इसका ट्रिकी रिजल्ट नहीं दूंगा, यहां पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी समझानी है बस तुम्हें, कि टाइम पीरियड n के कैसे प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर क्या करनी है, n के साथ प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है, राइट है। तो n के साथ ही, क्योंकि फर्स्ट में भी n के साथ ही चेक किया है, सेकंड में भी n के साथ ही चेक किया है। अगर आप देखते हो बेटा 2π भी कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, बस यहां पर ये n स्क्वायर है और ये n है। तो t किसके प्रोपोर्शनल गया, n क्यूब के प्रोपोर्शनल चले गया कि नहीं चले, n क्यूब आ गया। चेक कर सकते हो, गलत तो नहीं किया हमने कुछ भी। तो प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, नीचे क्या आ रहा है, z का स्क्वायर। तो यहां बेटा जरूरी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, n के क्यूब के साथ है। जाहिर सी बात है भाई, आपके ऑर्बिट का रेडियस तो बढ़ता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है। जब रेडियस बढ़ रहा है यानी डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, स्पीड ऊपर से कम हो रही है, तो टाइम पीरियड वो स्लो चलेगा, तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही ना, ज्यादा टाइम लेगा। जल्दी बोलो, समझ गए? n स्क्वायर का फैक्टर किस में था, रेडियस में था, वो बढ़ गया, और स्पीड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n था, तो n क्यूब तो होना ही था। जल्दी बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी, n⁻³ आ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या चलते, उल्टे चलते। कोई समस्या? ठीक है, नोट भी हो गया।
पहला फार्मूला याद है किसी को? फर्स्ट वाला फार्मूला रेडियस का 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। और ज्यादातर 90% केसेस में जेड वन ही लेके चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करनी है, वो जेड इक्वल टू वन ही लेके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज की क्लास का, एनर्जी वाला पार्ट। अगली हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग डालो जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। पहली लाइन लिखोगे आप कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एनी ऑफ इट्स ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in any of its orbit possess both electron revolving in any of its orbit possess both kinetic energy and potential energy। इलेक्ट्रॉन के पास भाई दोनों तरह की एनर्जी है, काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। अब घूम रहा है तो काइनेटिक तो होगी होगी, और क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ही होगी। तो मैंने बोला बेटा ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, न्यूक्लियस है जेडी, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है और कौन सी, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल को हम किससे डिनोट कर देते हैं? यू से कर देते हैं। जल्दी बोलो, समझ गए? तो इट हैज बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन लिख ली ना, एक मिनट रुको, ये लाइन लिख ली थी ना। अब फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई थी उसको वापस उठा के यहां पे लिख लो। फर्स्ट, पहली, सेकंड से पहले मैंने फर्स्ट बनवाई थी कि फ्रॉम इक्वेशन वन, जल्दी बता दो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर लिखवाया हुआ है। इक्वेशन नंबर वन यही है, चेक कर लिया है। ओके, तो इसके पास दोनों एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसकी स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। अब ये एम वी स्क्वायर तो मिला ही पड़ा है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, क्या मिल गई तुम्हें? काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन वन लिख लिया था ना तुमने, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई बेटा? ये आ गई आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि बेटा हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। के की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, जरूरत पड़ने पर ही पुट करेंगे। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हम, सिंपल है, हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जवाब दे दो, सही है, ठीक हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बोलो डन। ओके, इस पे बॉक्स लगा दो, डायरेक्ट ही यूज करेंगे। अगली बात, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू। ओके, ये दो चार्ज पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 और एक Q2, कल भी मैंने यूज किया था जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल रहे थे। दो चार्ज पार्टिकल जिनके बीच में डिस्टेंस r, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा? K Q1 Q2 बाय r बेटा, होता है कि नहीं होता? ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये नेगेटिव भी हो सकती है। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया था, वहां सिर्फ मुझे फोर्स चेक करने थे। दोनों को इक्वेट किया, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, जैसे वर्क डन को पॉजिटिव और नेगेटिव से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो भाई नेगेटिव ही आएगी। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा के की जगह के, ठीक है। Q1 इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस ई। Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, नीचे क्या आ गया? आर। गलती से आर स्क्वायर मत लगा देना, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आर स्क्वायर होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आर ही होता है। जवाब दे दो, सही है। ओके, क्या आ गया रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का? इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दोनों पे बक्से लगा लो, लग गया बक्सा? लग गया। ओके, तो के इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर, यू इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिख गए जी? ओके, दोनों रिजल्ट आमने सामने लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर।
तो ये तो दोनों है ना उसके पास, तो आगे लिख लो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। देयरफॉर पीछे करें, कर ले बेटा, जल्दी नोट कर। बाकियों ने कर लिया बेटा? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, आगे क्या मैं लिखवा रहा था, ये दोनों को आमने सामने लिखकर, यस, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ ऐसे कैसे आ गया, है ही नहीं जब उसमें, नहीं है भाई उसमें, ऐसे कैसे आ सकता है उसमें हाफ? काइनेटिक एनर्जी में हाफ है, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है। ये जेडी स्क्वायर बाय आर, हाँ ऐसे भाई बताते रहा करो, नहीं तो पता लगा लास्ट में आंसर गलती आ जाएगा। तो इट इज माइनस के जेडी स्क्वायर बाय आर। आगे क्या लिखवा रहा था मैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, दोनों को ऐड कर दो। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो भाई। जब आप ऐड करोगे चेक करो, काफी कुछ तो कॉमन ही आ रहा है, के जेडी स्क्वायर बाय आर तो कॉमन ही आ रहा है। ओके, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, -1 + 1/2 बच रहा है, चेक कर लो। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, क्या ये रिजल्ट -12 के जेडी स्क्वायर बाय आर, बेटा चेक करो आ गया, थोड़ा बोल दो, कॉमन लेकर सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ गए, आ गए। ओके, इन रिजल्ट्स को अभी मैं मॉडिफाई करके ना एक दूसरे फॉर्मेट में भी ले जाऊंगा, बट ये तीनों रिजल्ट आमने सामने रखकर भी इनको थोड़ा सा एनालाइज कर लो। अगर इनको आमने सामने रखकर एनालाइज करता हूं मैं, फाइनल रिजल्ट तो भी आना है, वहां पे जा रहे हैं, लेकिन अगर इनको बेटा एनालाइज करते हैं तो क्या देखते हो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, साइन का फर्क है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी, टोटल एनर्जी -13.6 है, काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, सेम ही मैग्नीट्यूड है, बस साइन क्या आ जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जल्दी बोलो, जो मैंने अभी अभी हवा में बिना लिखे हुए क्वेश्चन बोला, समझ में लग गया? क्या क्वेश्चन डाला उसने कि भाई हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी ऑर्बिट में, उसकी काइनेटिक बताओ। तो टोटल और काइनेटिक तो मैग्नीट्यूड में क्या है, बिल्कुल सेम ही है, बस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 और टोटल एनर्जी -13.6। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जो बेटा टोटल एनर्जी है, इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता। बंदा सोच रहा है अब टोटल दे रखी है तो काइनेटिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ओके, फॉलो किया ये वाला पॉइंट? ओके, अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये चीज कॉमन ही है, साइन भी दोनों के क्या है, सेम है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, यू या टोटल एनर्जी? मैग्नीट्यूड में कौन सी वैल्यू बड़ी है, यू बड़ी है कि टोटल एनर्जी? जाहिर सी बात है यू ही बड़ी है। इसमें हाफ नहीं लग रखा और इसमें क्या लग रखा है, हाफ लग रखा है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, मैग्नीट्यूड में क्या यू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? जल्दी बोलो, दिख रहा है? समझ भी गए पॉइंट को कि नहीं? इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैंने पूछा हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, टोटल एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन एटम की किसी ऑर्बिट में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी बोल दो, +13.6। डन हो गया, इट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अब मैंने किसी से पूछा व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। 13.6 का क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। 13.6 का डबल किया तो कितना आ गया, 27.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी, चेक कर लेना यार, कैलकुलेटर से करके देख लो, 13.6 को डबल करोगे तो 27.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो सही है, सही है कि गलत है? माइनस। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों किसमें होती है, माइनस में होती है, तो ये बेटा माइनस ही रहेगा। ओके, मैंने बातों बातों में, छोटा मोटा पॉइंट नहीं, बहुत ही खास पॉइंट बताया है। सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं।
डायरेक्ट एनर्जी निकालने वाले, राइट है जी। तो एक तो इस पेज पे जो भी चला, मतलब जरूरी वाली बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैंने पहले ही बोल दिया, एनर्जी वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रेडियस वाला इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है, बीच के दो। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आने के 0% चांस है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में कम चांसेस होते हैं, एनर्जी पे तो आते ही आते हैं कुछ। ओके, आगे बढ़ चलें, आगे बढ़ चलें। ओके, इसके बाद आप अपने कैलकुलेटर भी निकाल के रखना, कुछ वैल्यूज में कैलकुलेट करवा के आपसे देखूंगा। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट में वो कितनी आ रही है, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आगे जी टोटल नहीं, हाफ भी है, कितनी आ रही है, 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ओके, यहां तक कोई गलती तो नहीं है, देख रहे हो। अब ध्यान से सुनना, ये तो बेटा आर के टर्म्स में ना, आर खुद वेरिएबल है, इस पे डिपेंड करता है। एन के टर्म्स में तो मेरा पहला रिजल्ट आर का किस टर्म्स में था, एन के टर्म्स में। मेरा दूसरा रिजल्ट वेलोसिटी भी किसके टर्म्स में था, एन के टर्म्स में, कि पहले ऑर्बिट में कितनी, दूसरे में कितनी, तीसरा टाइम पीरियड भी मैंने किस टर्म्स में निकाला है, एन के टर्म्स में निकाला है। उसमें आर फंस रहा था, लेकिन आर की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, वहां जरूरत नहीं थी, राइट। ये रिजल्ट भी मुझे एग्जैक्टली किस टर्म्स में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एन चाहिए, मतलब वो जो आपका ऑर्बिटल नंबर है उसके हिसाब से। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। E इज इक्वल टू माइनस है, हाफ है, के है, जेड है, ई स्क्वायर है। ओके, क्या मैं आर की बजाय 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 10⁻⁻10 ओके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब जब वैल्यू निकली हुई है तो मैं लिख ही सकता हूं। मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ऐसा यूनिट में पुट किए लाकर एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात, नो दिक्कत। ओके जी, अगली बात ध्यान से सुने। E इज इक्वल टू माइनस लिखा, हाफ लिखा, के लिखा, ई स्क्वायर भी लिखा, नीचे 0.529 भी लिखा, जेड ऊपर चले गया, जेड स्क्वायर हो गया, एक जेड पहले था, ये वाला जेड ऊपर कर दिया, ये एन नीचे किया, और नीचे अभी 10⁻⁻10 बाकी है। ओके, चेक करें क्या कुछ रह तो नहीं गया, हाफ आ गया, के ई स्क्वायर भी आ गया, के ई स्क्वायर, ठीक है। 0.529 इंटू 10⁻⁻10 भी आ गया, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 भी आ गया। नीचे जो जेड था ऊपर भेजा तो जेड स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एन स्क्वायर नीचे ही है। कोई समस्या, गलती हो जाती है, कई बार हो सकती है, आप चेक कर लिया करो, वो बता दिया, पिछली बार हुई थी, बताया, हम सही जाए, ठीक ही है। ओके, अब इस माइनस को चलो जो करना है हमें, माइनस तो माइनस है, लेकिन बेटा अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो सफेद कलर की ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, क्या फिर से वही कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको बार बार कैलकुलेट करने में कोई फायदा नहीं है, एक ही बार कैलकुलेट करके रखेंगे, सही है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10, सबको पता है कौन सी क्या वैल्यू है यहां पर। ओके, तो एनर्जी की यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट ये आंसर किस में आएगा, जाउल्स में आएगा। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में, तो आंसर भी किस में, जाउल्स में। लेकिन इस चैप्टर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बातें चल रही हैं। इनमें एनर्जीज जब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया है, किस में ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले रहे हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके हम रिजल्ट ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बनाएंगे। फिर जब इतनी मेहनत करेंगे तो इसे भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर ही देंगे। जल्दी बताओ, ये तो आंसर जाउल्स में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ेगा, ई यानी 1.6। तो ई से मैंने जब इसको क्या किया बेटा, डिवाइड किया, तो यहां पे अगले स्टेप में एक बार और ही लिख देते हैं, -1/2 है, के है, ई है, 0.529 भी है, 10⁻⁻10 भी है, और ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है। क्या मैं ई से डिवाइड कर चुका हूं कि नहीं किया, अभी बोल दो, कर दिया है, कर दिया। यहां पे ई स्क्वायर था, ई से डिवाइड करोगे ई, बल्कि फायदा ही हो गया हमें, ई का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। ओके, जवाब दे दे, सॉल्व किया जा सकता है। मान लो आपने कैलकुलेटर निकाले और सॉल्व कर लिया, तो भाई सॉल्व करने के बाद
यू आर गोइंग टू गेट -13.6। इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आने वाली है? -13.6 वैल्यू आने वाली है। बचेगा क्या? Z² बाय n²। आपका आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। बहुत काम का रिजल्ट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो रिजल्ट इज -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम बताओ, ये जो एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, n² एबल की। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, क्या एनर्जी n नीचे है डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं? जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में तुमने क्या पढ़ा हुआ है? जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, हायर ऑर्बिट्स में तो एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये डिक्रीज हो रही है, ये कैसे हो सकता है? n तो यही कह रहे हैं डिक्रीज होती जाएगी। क्या वाकई डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? अभी तक तो यही पढ़ा हुआ है, हायर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई बताए जल्दी से, कहां पे फंस रहा है पेज? नेगेटिव साइन पे फंस रहा है। नेगेटिव साइन है भाई। जैसे जैसे आप ऑर्बिट बड़ा करते जाओगे, मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। मैग्नीट्यूड डिक्रीज मतलब एनर्जी विल बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ये नेगेटिव है ना, एनर्जी नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो बाउंड सिस्टम में, बाउंड सिस्टम मतलब वो बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, उसके पास अपनी एनर्जी तो कुछ है नहीं है, छोड़ो नेगेटिव में है। अपनी तो कुछ भी नहीं है, वो भी किस में? नेगेटिव में है। अगर उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे हाइड्रोजन के लिए Z=1 पुट कर दूं, n भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में पता कितनी एनर्जी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पता क्या है? कि भाई इसको तुम कुछ एनर्जी दोगे ना, तो भी इसके पास अभी एनर्जी आएगी नहीं। पहले तो इसको जिंदा करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें? +13.6 देनी पड़ेगी। बोलो पॉइंट समझ गया कि नहीं? +13.6 दोगे तो जाके 0 होगी, और फिर बाहर निकालना है तो उससे भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। बोलो समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं? तो जब भी एनर्जी नेगेटिव आती है ना बेटा, नेगेटिव का मतलब बाउंड सिस्टम है। सैटेलाइट्स पढ़ते थे ना जब 11th में, सैटेलाइट की भी एनर्जी क्या आती थी? नेगेटिव आती थी। ओके, मैं वापस जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पे जा रहा हूं। देखो जब तक क्लास चलती रहेगी 15 मिनट तक तो चलनी चलिए, पहले बता रहा हूं। पॉइंट ऐसा है कि इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं अब, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। ओके, अभी आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर सब ऐसी बना के रखो जैसे कभी क्लास शुरू ही हुई है। ओके, 15 मिनट तो कम से कम चलनी है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है लास्ट के नहीं? एनर्जी नेगेटिव है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज ही हो रही है। वैल्यू में भले क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, नीचे लिख लो नोट। नोट में लिखो जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? n²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। स्लाइड चेंज करें, कर दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ओके जी, आगे लिख लेना 4 हाइड्रोजन एटम Z1। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी nth ऑर्बिट में कितनी आ गई? -13.6। नीचे n² किस में बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो समझ गए? ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गई इतनी, यानी इसकी जो एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट में n=1 कितनी आ जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बोलो, समझ चुके हो? ठीक है जी, सेकंड ऑर्बिट में निकाल के बता दो यार कितनी आ गई? -13.6 डिवाइडेड बाय 4 करके बताओ कितनी आई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई माइनस, लिखनी है भाई सबने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करके बता दो कितनी आ गई एनर्जी? माइनस, जोर से बोल, 1.51। बाकी भी बेटा कंफर्म करते रहो, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले ऑर्बिट में यानी चौथे ऑर्बिट में ये एनर्जी कितनी आ गई? बता दे भाई। क्या बात, थक गया? 0.85, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उससे अगले में यानी पांचवें में भी बता दे यार कितनी आ गई? इट इज माइनस कितनी आ गई? 0.544। गलत मत मत बताई जाने यार।
0.5 ये काम आनी है, 0.544 इसको मैं 0.54 ही लिखूंगा। यार अगले में भी बता दे कितनी आ गई, 0.37। यार गुस्से में गलत मत बता देना, 0.37। चल एक और बता दे, सातवें में भी बता दे कितनी आ गई, 0.27, 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 7 लेवल तक आपको एनर्जी टिप्स पे याद होनी चाहिए, 7 एनर्जी लेवल्स तक ये टिप्स पे चाहिए। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? ये टिप्स पे चाहिए, 7 तक टिप्स पे चाहिए, बहुत काम आएंगी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा काम आएंगी। 7 लेवल्स तक ये क्लियर होनी चाहिए, नोट होगी सबकी। लक्ष्य पे भरोसा कर कर ये वैल्यूज नोट कर लो और यही आपको काम है। अगर किसी का क्वेश्चन गलत हो जाए तो इसको पकड़ेंगे हम। ओके, एक दो इसने लास्ट वाली तो मुझे लगा गुस्से में गलती ना बता दी हो। ओके, नोट होगी सबकी, नोट होगी, आगे करें। ओके, वैसे की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी, लक्ष्य की हमने मेहनत करवाई है। पहले ऑर्बिट में -13.6, दूसरे में कितनी -3.4, चेक कर लो सही है कि नहीं, इसने सही बताई है। तीसरे में बताओ, इसने सही बताई है -0.51। अच्छा बच्चा यार सही बताता है। अगले में देखो सही बताइए 0.85, यही बताई थी, चलो ठीक है यार। अगले में बताओ 0.54 भी सही बताई है। ओके, अगले में बताओ 0.37 भी सही बताई है। फिर अगली भी सही बताई होगी, अगली वैल्यू मेरे पास नहीं है, अगली भी फिर इसने सही बताई होगी, अगली वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओके, ध्यान से सुनना, अब पॉइंट सुनना। ये एनर्जीज ऐसे नहीं लगानी होती हमने, ये नीचे से ऊपर लगेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? ये ऊपर से नीचे नहीं लगानी होती, कैसे लगानी है? नीचे से ऊपर लगानी है। जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो सबसे नीचे कम एनर्जी वाला आएगा, सबसे ऊपर ज्यादा एनर्जी वाला आएगा, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। मेरा पॉइंट फॉलो करके, वो तो पहली बार जब मैं करवा रहा था तो 1 2 3 4 करना था, बट जब हमने अरेंज करनी है नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करनी है। बोलो समझ गए? अगली बात एक और ध्यान देना, अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो सबसे नीचे कौन सी लगेगी? 13.6। उससे ऊपर कौन सी लगेगी? 3.4। अब चेक करना, 13.6 और 3.4 के बीच में काफी फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन इनके बीच में फर्क कम हो गया कि नहीं हो गया? इनके बीच में बेटा डिफरेंस और कम हो गया, इनके बीच में डिफरेंस और कम, ये कम होता जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, जब भी हम एनर्जी लेवल्स बनाते हैं तो ऐसे बराबर बराबर दूरी पर नहीं बनाने होते। बना देते ना, कई बार क्वेश्चन कर रहे होता, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, बराबर बराबर दूरी पर ये नहीं बनाने होते। सबसे नीचे अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मैंने एनर्जी निकाली है Z=1, अभी भी फिनिशिंग पॉइंट चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, तो मैंने बोला अंत तक 3:15 तक आपने पूरी शिद्दत के साथ पूरी बात सुन ली। ओके, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, टिप्स वाले पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स वाले पॉइंट है, क्वेश्चन वाले पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन निकलने हैं। तो बेटा सबसे पहले लेवल पे एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ गए? इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको हाइड्रोजन की क्या कह देते हैं हम? ग्राउंड स्टेट भी कह देते हैं, फर्स्ट लेवल भी कह देते हैं। जल्दी बोलो, क्लियर है? ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट लेवल। अगला जो है लेवल 13.6 से लेकर सीधा कहां पर था भाई? माइनस कितना था? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था। बोलो क्लियर है? इट वॉज -3.4 इलेक्ट्रॉन, गैप ज्यादा होगा। उससे अगला किस पे था भाई? बोलो, -1.51 बेटा। अगला है आपका -1, फिर से लंबी लाइन बन गई यार, इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट कितना है जल्दी बता दो? इट इज 0.85। तो इनके बीच में मतलब गैप थोड़ा और कम कर देंगे, अगले के बीच में बेटा और कम कर देना चाहिए, और आगे चलकर और कम कर देना चाहिए। मतलब वैसे तो ये लेवल्स कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। मैक्सिमम एनर्जी होगी इंफिनिटी पे और जीरो एनर्जी होती है। वैसे ये लेवल्स कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लेवल्स ऐसे बनाने होते हैं। कई बार क्वेश्चन वगैरह करते वक्त हम इक्वल डिस्टेंस पे बना देते हैं, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते, ये भी एक पॉइंट है। एक बार लिखवाना, -1.5 के बाद क्या थी? माइनस, बोलो बोलो बोलो, 0.85 थी, 0.85। अगली थी 0.54 के 51, 54, 54 -0.85
37 माइनस 0.2 से, यहां तक याद कर लो। अब जब मैंने बोला याद कर लो तो कुछ उसका बेटा पर्पस होगा ना, काम आएंगी, जिसको याद रहेंगे काम आएंगे। मतलब पहली 4-5 एनर्जीज तो आमतौर पे बच्चे को मतलब याद होनी चाहिए। दो बातें और याद करवानी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का बेटा एनर्जी डिफरेंस, किस किस के बीच का एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, E2 माइनस E1 ही करेंगे। बोलो यार ठीक है। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो 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 ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा लेकिन माइनस ही इसको करोगे प्लस, मतलब जब डिफरेंस निकाल रहे होगे E2 माइनस E1, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेटर से करके बताओ, 13.6 से 3.4 माइनस करो तो कितना आ रहा है? 10 पॉइंट कितना आ रहा है जल्दी बताओ यार। 13.6 से 3.4 माइनस कर दे, कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ओके, ये भी बच्चे को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में कितना फर्क होता है बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क होता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, 10.2 का फर्क। ओके, इन दोनों के बीच में निकाल लो, कैलकुलेटर से किया करो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन भी रहे कि हाँ यार ये रिजल्ट आ रहा है। करके देखना भाई, 13.6 में से 1.5 माइनस करो तो कितना आ गया? 12 पॉइंट यार कैलकुलेटर से कर ले। 13.6 12 पॉइंट कितना है ये बताओ? 12.1 12.1 बोला था, अच्छा 12.09 तो नहीं आया? चेक करके देख ले, सही है 12.1 है। ओके, 13.6 में से 1.5 माइनस किया तो कितना आ गया? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे इसकी जो वैल्यू चलती है 13, एक बार करके देख लो यार, क्यों कंफ्यूज करते हो। 13.6 में से 1.51 माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 12.1 आ रहा है कि 09 आ रहा है? ये कुड़िया तो कह रही है कि 09 आ रहा है, ये कही जा रही है कि 1 आ रहा है। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 12.09 आना चाहिए, नहीं भी आ रहा तो भी लिखो फिर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलो, 2 मिनट में, ऐसे 3 मिनट बचे हैं अभी, 2 मिनट, 1 मिनट पहले छोड़ दूंगा। 2 मिनट में जो भी पिछले 15 मिनट में किया, सारा तो ठीक है करने करना है, पिछले 15 मिनट में किया वो ध्यान से सुन। क्या आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब देखो कई बार गड़बड़ क्या होती है, हम सारी स्ट्रेस किस पे लगा देते हैं? हाइड्रोजन पे लगा देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस पे डाल दे? हीलियम और लिथियम पे डाल दे। अब हीलियम लिथियम पे डालेगा तो वहां जेड की वैल्यू क्या करनी होगी? आपको चेंज करनी होगी। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद मैंने बोला ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बेटा, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, एक मिनट, उसकी जो एनर्जी जो है वो क्या करनी होगी आपको? एक मिनट बेटा रुको, एक मिनट। जो एनर्जीज आपको क्या करनी होगी? लर्न करके चलनी पड़ेंगी, याद कर कर चलनी पड़ेंगी। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? ओके, अब अगली बात सुनो। मंडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। एक दिन का रह गया, मुझे खत्म करना पड़ेगा वरना इसके न्यूमेरिकल नहीं चलेंगे आपके। ओके, ट्यूसडे टेस्ट है आपका। जो आपका टेस्ट होगा वो कब होगा? ट्यूसडे क्या है वो? कोई बात नहीं, अब मैथ के तो बहुत दे दिया, फिजिक्स का तुमने एक भी नहीं दिया। ट्यूसडे फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, वो मैथ का चेंज करवा लेना। ओके, मंडे मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा बेटा। चल कोई बात नहीं, देखते हैं।